Good morning students. Today we will teach you chapter 11 बल और दाब। बल तथा दाब के बारे में हम इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 में स्टडी कर चुके हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज हम बल तथा दाब चैप्टर 11 का पार्ट 3। देखिए, वस्तुएं पृथ्वी की ओर इसलिए गिरती हैं क्योंकि ये उन्हें अपनी ओर आकर्षित करती हैं। इस बल को गुरुत्व बल या केवल गुरुत्व कहते हैं। यह एक आकर्षण बल है। गुरुत्व बल प्रत्येक वस्तु पर लगता है। गुरुत्व बल हम सभी पर हर समय बगैर हमारी जानकारी के लगता रहता है। जैसे ही हम कोई नल खोलते हैं, पानी धरती की ओर बहने लगता है। गुरुत्व बल के कारण ही नदियों में पानी नीचे की ओर बहता है। गुरुत्व केवल पृथ्वी का ही गुण नहीं है, वास्तव में विश्व में सभी वस्तुएं, चाहे वे छोटी या बड़ी हों, एक दूसरे पर ऊपर बल लगाते हैं। यह गुरुत्व आकर्षण बल कहलाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है हमारा 11.8 जो है दाब। हाथों द्वारा जो प्रेशर होता है हमारा, उसी को हम दाब कहते हैं। आपने लास्ट क्लास 7th में स्टडी किया था कि तूफान या चक्रवात के समय प्रबल पवन घर की छतों को भी उड़ा ले जाती है। आपने यह भी सीखा था कि पवन और चक्रवात वायु दाब के अंतर के कारण बनते हैं। क्या दाब तथा बल में कोई संबंध है? आइए स्टडी करते हैं। किसी लकड़ी के तख्ते में एक कील को इसके शीर्ष से ठोकने का प्रयत्न कीजिए। क्या आप सफल हो पाते हैं? अब कील को नुकीले सिरे से ठोकने का प्रयत्न कीजिए। क्या आप इस बार ठोक पाते हैं? सब्जियों को किसी कुंठित यानी कि ब्लंट, जो शार्प नहीं हो, चाकू या उसके एक तीखे चाकू से काटने का प्रयास कीजिए। किसमें आसानी है? सीधी सी बात है, जो नाइफ हमारा शार्प होगा उसी से इजीली कट पाएगी और जो ब्लंट होगा उससे नहीं कट पाएगी। क्या आपको ऐसा लगता है कि जिस क्षेत्रफल पर बल लगाया जाता है, उदाहरण के लिए कील के नुकीले सिरे पर, वह इन कार्यों को आसान बनाने में एक भूमिका निभाता है? किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब इज इक्वल टू बल अपॉन क्षेत्रफल जिस पर यह लगता है। यहाँ हम केवल उन बलों का विचार करते हैं जो उस पृष्ठ के लंबवत है जिस पर दाब ज्ञात करना है। अब मेरी समझ में आया कि कुलियों को जब भारी बोझ उठाना होता है तो वे अपने सिर पर एक कपड़े को गोल लपेट कर क्यों रखते हैं। चित्र 11.13 इस प्रकार वे अपने शरीर से बोझ के संपर्क क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं, अतः उनके शरीर पर लगने वाला दाब कम हो जाता है और वे बोझ को आसानी से उठा सकते हैं। ध्यान दीजिए कि उपरोक्त व्यंजक के क्षेत्रफल हर में है, इसलिए यदि बल बराबर हो तो पृष्ठ का क्षेत्रफल जितना कम होगा उस पर दाब उतना ही अधिक होगा। कील के नुकीले सिरे का क्षेत्रफल इसके शीर्ष की अपेक्षा बहुत कम है, इसलिए वही बल कील के नुकीले सिरे को लकड़ी के तख्ते में ठोकने के लिए पर्याप्त दाब उत्पन्न कर देता है। क्या अब आप बता सकते हैं कि कंधे पर लटकाने वाले थैलों में चौड़ी पट्टी क्यों लगाई जाती है? इन थैलों में बारीक पट्टी क्यों नहीं लगाई जाती? और काटने तथा सुराख करने वाले औजारों के किनारे हमेशा तीक्ष्ण क्यों होते हैं? क्या द्रवों या गैसों द्वारा भी दाब लगता है? क्या यह भी उस क्षेत्रफल पर निर्भर करता है जिस पर बल कार्य करता है? आइए स्टडी करते हैं। 11.9 में देखिएगा, द्रवों तथा गैसों द्वारा लगाया गया दाब। एक्टिविटी 11.8 पर आ जाइए। पारदर्शी कांच की नली अथवा प्लास्टिक का एक पाइप लीजिए। पाइप नली की लंबाई लगभग 25 सेंटीमीटर तथा इसका व्यास लगभग 5 से 7.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। एक अच्छी पतली रबड़ की शीट भी लीजिए। आप गुब्बारे की रबड़ का प्रयोग कर सकते हैं। पाइप के एक सिरे पर रबड़ की शीट को तानकर बांध दीजिए। पाइप को ऊर्ध्वाधर स्थिति में रखते हुए बीच में से पकड़िए। आपने किसी मित्र से पाइप में कुछ पानी उड़ेलने के लिए कहिए। क्या रबड़ की शीट बाहर की ओर फूल जाती है? पाइप में पानी के स्तंभ की ऊंचाई भी नोट कीजिए। पाइप में कुछ पानी और उड़ेलिए। रबड़ शीट के फुलाव तथा पाइप में पानी के स्तंभ की ऊंचाई को पुनः नोट कीजिए। इस प्रक्रिया को कुछ बार दोहराइए। क्या आप रबर शीट के फुलाव और पाइप में पानी के स्तंभ की ऊंचाई के में कुछ संबंध देख पाते हैं?
किसी बर्तन की तली पर पानी द्वारा लगाए जाने वाला दाब पानी के स्तंभ की ऊंचाई पर निर्भर करता है। एक्टिविटी 11.9, प्लास्टिक की एक बोतल लीजिए। आप पानी या मृदु पेय की उपयोग की जा चुकी कोई बोतल ले सकते हैं। चित्र 11.15 में दर्शाए अनुसार बोतल के पेंदे के पास कुछ सेंटीमीटर लंबी कांच की एक बेलनाकार नली लगाइए। ऐसा करने के लिए कांच की नली के एक सिरे को थोड़ा सा गर्म कीजिए और फिर जल्दी से बोतल के पेंदे के समीप घुसा दीजिए। सुनिश्चित कीजिए कि जोड़ के पास से पानी न रिसे। यदि पानी रिसता है तो इसको पिघले मोम से अच्छे प्रकार बंद कीजिए। कांच की नली के मुंह को क्रियाकलाप 11.8 के अनुसार एक पतली रबड़ की शीट से बंद कीजिए। अब बोतल को पानी से आधा भरिए। आप क्या देखते हैं कि इस बार कांच की नली के मुंह पर लगाई गई रबड़ की शीट क्यों फूल जाती है? बोतल में कुछ पानी डालिए। क्या रबड़ की शीट के फुलाव में कुछ अंतर आता है? ध्यान दीजिए कि रबड़ की शीट को बर्तन के नीचे नहीं बल्कि पार्श्व में दीवार में लगाया गया है। क्या इस स्थिति में रबड़ शीट का फूलना यह दर्शाता है कि पानी बर्तन की दीवारों पर भी दाब डालता है? आइए इसकी ओर अधिक छानबीन करते हैं। एक्टिविटी 11.10 में प्लास्टिक की खाली बोतल अथवा एक बेलनाकार बर्तन लीजिए। आप खाली डिब्बा या प्लास्टिक की बोतल का उपयोग कर सकते हैं। बोतल के पैंदे के पास चारों दिशाओं में 4 सुराख कीजिए। ध्यान दीजिए कि सुराख पैंदे के समान ऊंचाई पर हो, जैसे कि चित्र 11.16 में दिखाया गया। बोतल को पानी से भरिए। आप क्या देखते हैं? क्या सुराखों से पानी निकलता पानी बोतल से बराबर की दूरी पर गिरता है? यह क्या दर्शाता है? क्या अब आप कह सकते हैं कि द्रव बर्तन की दीवारों पर दाब डालते हैं? क्या गैसें भी दाब डालती हैं? क्या वे भी जिस बर्तन में रखी जाती हैं उसकी दीवारों पर दाब डालती हैं? आइए ज्ञात करते हैं। जब आप किसी गुब्बारे को फुलाते हैं तो उसके लिए मुंह को क्यों बंद करना पड़ता है? यदि किसी फुलाए हुए गुब्बारे के मुंह को खोल दें तो क्या होता है? मान लीजिए आपके पास एक ऐसा गुब्बारा है जिसमें सुराख है। क्या आप इसे फुला पाएंगे? यदि नहीं तो क्यों? क्या हम कह सकते हैं कि वायु प्रत्येक दिशा में दाब डालती है? याद कीजिए, यदि साइकिल की ट्यूब में पंचर हो जाए तो इसके अंदर की हवा का क्या होता है? क्या ये प्रेक्षण दर्शाते हैं कि वायु किसी फुलाए हुए गुब्बारे या साइकिल की ट्यूब के अंदर की दीवारों पर दाब डालती है? इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गैसें जिस बर्तन में रखी जाती हैं उसकी दीवारों पर दाब डालती हैं। 11.10 वायुमंडलीय दाब। अब क्या होता है हमारा वायुमंडलीय दाब? हम जानते हैं कि हमारे चारों ओर की वायु है। वायु के इस आवरण को हम वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडलीय वायु पृथ्वी के तल से कई किलोमीटर ऊपर तक फैली हुई है। इस वायु द्वारा लगाए गए दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। हम जानते हैं कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल को दाब कहते हैं और इसके ऊपर वायु से भरा एक लंबा बेलन खड़ा हुआ। अब माने तब इस बेलन में वायु पर लगने वाला गुरुत्व बल वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। लेकिन वायुमंडलीय दाब है कितना? आइए इसके परिमाण के बारे में विचार करें। एक अच्छी रबड़ का एक चूषक लीजिए। यह रबड़ के एक छोटे प्याले की भांति दिखाई देता है। इसको किसी समतल चिकने पृष्ठ पर जोर से दबाइए। क्या यह पृष्ठ से चिपक जाता है? इसको खींचकर पृष्ठ से उठाने का प्रयत्न कीजिए। क्या आप सफल हो पाते हैं? जब आप चूषक को दबाते हैं तो कप तथा पृष्ठ के बीच की अधिकांश वायु बाहर निकल जाती है। चूषक पर वायुमंडलीय दाब लगता है, इसलिए यह पृष्ठ के साथ चिपक जाता है। चूषक को पृष्ठ से खींचकर अलग करने के लिए लगाया गया बल इतना अधिक होना चाहिए कि यह वायुमंडलीय दाब पर पार कर पा सके। इस क्रियाकलाप से संभवतः आपको वायुमंडलीय दाब के परिमाण का अनुमान लग गया होगा। वास्तव में यदि चूषक तथा पृष्ठ के बीच में से समस्त वायु को निकाल दिया जाए तो किसी भी मनुष्य के लिए चूषक पृष्ठ से खींचकर अलग करना संभव नहीं होगा। क्या इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि वायुमंडलीय दाब कितना अधिक होता है? यदि मेरे सिर का क्षेत्रफल 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर हो तो मेरे सिर पर वायु कितना बल लगा रही है? तो ये 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर क्षेत्रफल तथा वायुमंडल की ऊंचाई के बराबर ऊंचाई के स्तंभ में वायु के कारण लगने वाला बल लगभग 225 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड पर लगने वाले गुरुत्व बल 2250 N के बराबर होता है।
इस गुरुत्व बल के नीचे हम दबकर पिचक क्यों नहीं जाते? इसका कारण है कि हमारे शरीर के अंदर दाब भी वायुमंडलीय दाब के बराबर है और यह बाहर के दाब को बिल्कुल संतुलित कर देता है। आप जानते हैं 17वीं शताब्दी में जर्मनी के वैज्ञानिक ऑटो वॉन गेरिक ने बर्तनों के से वायु बाहर निकालने के एक पंप का आविष्कार किया। इस पंप की सहायता से उन्होंने नाटकीय ढंग से वायुदाब के बल का प्रदर्शन किया। उन्होंने धातु के अर्धगोले लिए जिनमें प्रत्येक का व्यास 51 सेंटीमीटर था। इन गोलों को एक साथ जोड़कर उनके बीच की वायु निकाल दी गई। तब प्रत्येक अर्धगोले पर 8-8 घोड़े विपरीत दिशा में खींचकर अलग करने के लिए लगाए गए। चित्र 11.20 में आप देख सकते हैं वायु दाब का बल इतना अधिक था कि इतने घोड़े भी अर्धगोलों को अलग न कर पाए। स्टूडेंट्स, आपका चैप्टर यही हमारा एंड होता है। नेक्स्ट टर्न पर आपको इस चैप्टर के नोट्स सेंड किए जाएंगे। आई होप सभी अच्छे से वीडियो को वॉच करेंगे, बुक से रीड करेंगे। थैंक यू एवरीवन।